मिशन चंद्रयान 2 आप करंट अफेयर्स 2021 का सीरीज चालू किए हैं, बोले हाँ। और सब करंट अफेयर्स जीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा जो कि बहुत ही प्रासंगिक है। आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर्स से ही जीके का जन्म होता है। अगर कल के टॉपिकों को आप देखें तो आप सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, आपके रामसर साइट, आपका जो मैप चेंज हुआ है भारत का, आपने इन एनआरसी जो आई है, यानी जिसमें आपने कहा कि सीएबी या सीएए, चाहे अमेंडमेंट कहें चाहे बिल कहें, नागरिकता संशोधन अधिनियम कहें चाहे नागरिकता संशोधन बिल कहें, ये क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन जीके का भी हिस्सा होते हैं, जीएस का भी हिस्सा होते हैं, और सबसे खूबसूरत कि इनसे करंट अफेयर्स के भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आज जो टॉपिक आप ले रहे हैं करंट अफेयर्स 2021 में मिशन चंद्रयान 2, आइए इस पे चर्चा करते हैं कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। मिशन चंद्रयान 2 का कुल वजन है 3.8 टन, कुल वजन है 3.8 टन है। इसका कुल वजन 3.8 टन है। यह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है। 22 जुलाई 2019 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, याद रखिएगा जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया है। और याद रखिएगा कि इसे लॉन्च करने वाली संस्था है इसरो। इसको लॉन्च करने वाली जो संस्था है, जिस संस्था ने इसको लॉन्च किया है उसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय जो है वह बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो ने इसे लॉन्च किया है। और याद रखिएगा जो लॉन्च किया है वह बाहुबली रॉकेट है जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा। रॉकेट का नाम है जिससे लॉन्च किया है जीएसएलवी मार्क 3, जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया है। याद रखिएगा अपनी लैंडिंग के 48 दिनों के बाद जब इसकी लैंडिंग हुई है, लैंडिंग के 48 दिन बाद, लैंडिंग 48 दिन बाद हुई है 7 सितंबर 2019, 7 सितंबर 2019, 7 सितंबर 2019। यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया है? मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश, यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश लिया है 20 अगस्त 2019 को। 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश लिया है। 20 अगस्त 2019। इस चंद्रयान 2 के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं, याद रखिएगा 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। तीन महत्वपूर्ण हिस्से हैं इसके, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, इसके 3 हिस्से हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। याद रखिएगा लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है,
लैंडर को नाम दिया गया इसरो की तरफ से विक्रम, और रोवर को नाम दिया गया प्रज्ञान का। रोवर को जो नाम दिया गया है वह नाम दिया गया है प्रज्ञान का, यानी लैंडर को नाम दिया है विक्रम और रोवर को नाम दिया है प्रज्ञान का। 978 करोड़ रुपए में यह चंद्रयान, इसकी कुल लागत ही है 978 करोड़ रुपए। कुल लागत 978 करोड़, कुल लागत है 978 करोड़। और इसकी महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इसकी महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एम वनीता और रीतू करिघल। एम वनीता रीतू करिघल महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एम वनीता और रीतू करिघल। चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय जो इसरो के अध्यक्ष थे वो के सिवन थे। याद रखिएगा, इसरो के उस समय जो अध्यक्ष थे, वो के सिवन थे। के सिवन, और आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार भी इन्हें ही प्रदान किया गया है इस बार का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार, के सिवन अध्यक्ष थे इसरो के। और याद रखिएगा, थोड़ा सा अगर हम पहले चलें और मिशन चंद्रयान 1 को देखें, मिशन चंद्रयान 1 वो तो 2 है। मिशन चंद्रयान 1 PSLV C-11 द्वारा छोड़ा गया था। PSLV C-11 के द्वारा छोड़ा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को। तो इतनी चीजें आप नोट कर लेंगे, एक भी प्रश्न यहां से छूटकर आपसे नहीं जाएगा। मिशन चंद्रयान कुल लागत कितनी है? 978। कुल वजन कितना है? इसे कब लॉन्च किया गया? कहां से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। याद रखिएगा, इसके कितने महत्वपूर्ण हिस्से हैं? आर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम क्या रखा गया है और रोवर का नाम? कौन सी संस्था ने इसे लॉन्च किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां है? वर्तमान, उस समय के निर्वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? इसे किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? GSLV मार्क 3। ये लैंडिंग कब किया है? छोड़े जाने के 48 दिन बाद, यानी 7 सितंबर 2019 को। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया है? 20 अगस्त 2019 को। और महिला प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एम वनीता और रीतू करिघल। एम वनीता और रीतू करिघल। बात समझ में आ गई है? बढ़िया। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बहुत चर्चा में है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC। आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं NRC पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार इस पे बहस हो रही है, तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना भी यहां से प्रबल है। आइए देखते हैं NRC को। असम के NRC की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 को जारी की गई। असम में NRC
की अंतिम सूची, हाँ पहला यहीं से, अंतिम सूची जो जारी की गई है, डेट है 31 अगस्त 2019, 31 अगस्त 2019 को जारी की गई है। और याद रखिएगा ये अंतिम सूची में उन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, अंतिम सूची में उन लोगों का नाम शामिल है, किनका नाम शामिल है, उन लोगों का नाम शामिल है इसमें जो 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं, जो 25 मार्च 1971, 25 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं। पच्चीस मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं, या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं, या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं। और याद रखिएगा जिनका नाम इस अंतिम सूची में शामिल नहीं है, जिनका नाम इस अंतिम सूची में शामिल नहीं है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। लोग विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर सकते हैं, विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष, विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर सकते हैं। विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर सकते हैं। जिनका नाम इस एनआरसी में नहीं है वह उनको दिया गया है एक विंडो कि वो विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर सकते हैं। और साथ ही हितेश देव शर्मा, हितेश देव शर्मा, नाम याद रखिएगा, हितेश देव शर्मा, हितेश देव शर्मा को एनआरसी का नया राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। एनआरसी का नया राज्य समन्वयक, नया राज्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। एनआरसी का नया राज्य समन्वयक बनाया गया है हितेश देव शर्मा को, हितेश देव शर्मा को। क्लियर है? एनआरसी से यहां से प्रश्न आपके पास आएंगे, नोट कर लिया है? बढ़िया। अब अगले पे आते हैं भारत का नया संसद भवन। भारत का नया संसद भवन बन रहा है। भारत का नया संसद भवन, भारत का नया संसद भवन बन रहा है। भारत का नया संसद भवन, याद रखिएगा इसकी आधारशिला वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को रखी है। आधारशिला, जो इसकी आधारशिला रखी गई है वह रखी गई है 10 दिसंबर 2020। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत, निर्माण जो है इसका सेंट्रल विस्टा, सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 2022 में पूरा किया जाएगा।
2022 में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के तहत इसको जो ठेका मिला है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को दिया गया है। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, भवन का जो डिजाइन है, जो भवन का डिजाइन है वो एससीपी डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। डिजाइन जो है एचसीपी डिजाइन एवं प्लानिंग कंपनी, इसकी डिजाइन तैयार किया है सीपी डिजाइन एवं प्लानिंग कंपनी ने। इसका आकार त्रिभुजाकार है। इसका आकार जो है वह त्रिभुजाकार है और 4 मंजिला है। इसमें 4 मंजिल हैं। 4 मंजिला होगा। कुल खर्च 971 करोड़ आएगा। $971 करोड़। इसको बनवाने में कुल खर्च होगा 971 करोड़। इसका जो क्षेत्रफल होगा वह 64,500 वर्ग किलोमीटर में होगा। $64,500 किलोमीटर में। इसमें संयुक्त सत्र में जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों की साथ में बैठक होगी, संयुक्त सत्र में 1224 लोग बैठ सकेंगे। 1224 लोग बैठ सकेंगे। लोकसभा सदन में 888 सदस्य बैठ सकेंगे तथा राज्यसभा में 384। राज्यसभा में 384 लोग बैठ सकेंगे। यानी लोकसभा में बैठने की व्यवस्था है 888 लोगों की और राज्यसभा में बैठने की व्यवस्था है 384 लोगों की। क्लियर हो गया? बढ़िया। ये रहा भारत का नया संसद भवन। भारत का नया संसद भवन आपने नोट कर लिया? बढ़िया। हटा दें? अब अगले पे आप आ रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगला है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी स्टैचू ऑफ यूनिटी याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2018 31 अक्टूबर 2018 31 अक्टूबर का नाम लेते ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। तो 31 अक्टूबर 2018 को 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में गुजरात के नर्मदा जिले में गुजरात के नर्मदा जिले में। और याद रखिएगा ये उनकी 143वीं जयंती थी। जयंती किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इसकी कुल ऊंचाई है 182 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई है 182 मीटर। और अगर विकल्प फुट में दे दे फीट में तो 597 फीट 597 फीट
इसकी कुल ऊंचाई है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 182 मीटर का, फीट में देता है तो 597। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह साधु बेट द्वीप पर है, साधु बेट द्वीप पर, साधु बेट नर्मदा जिले में, गुजरात के नर्मदा जिले में साधु बेट द्वीप पर, साधु बेट द्वीप पर है। यह बनाया गया है गरुड़ेश्वर बांध पर, गरुड़ेश्वर, गरुड़ेश्वर बांध पर, गरुड़ेश्वर बांध पर इसे बनाया गया है गरुड़ेश्वर बांध पर। आप जानते हैं गुजरात में है, बोले हां। आधार के साथ इसकी कुल ऊंचाई जो है, आधार के साथ इसकी कुल ऊंचाई अगर पूछ लेता है, आधार के साथ कुल ऊंचाई, तब आपका आंसर होगा 240 मीटर। और अगर फीट में देता आधार के साथ तो 787.40 फीट, 787.40 फीट। इसके जो शिल्पकार हैं, इसके जो शिल्पकार हैं उनका नाम है राम वी सुतार, राम वी सुतार, राम वी सुतार इसके शिल्पकार हैं। कुल लागत है 2400 करोड़ रुपया, कुल लागत। कुल लागत है 2400 करोड़ रुपया। लिख लिया, कॉपी पे ले लिया, बढ़िया। आज का लास्ट टॉपिक, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य क्लियर है? चलें आगे बढ़े, चलें। एक तरफ हम लक्ष्य लिखेंगे और लक्ष्य कब पूरा होगा उसका वर्ष लिखेंगे कि उन्होंने लक्ष्य कब पूरा करने का ये लक्ष्य रखा हुआ है। किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य, किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य। भारत सरकार कह रही है 2022 में कर देंगे, 2022 में हम किसानों की आय को दुगुना कर देंगे। आंसर होगा 2022। बढ़िया। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% करना, 17% से 25%, ये लक्ष्य रखा है 2022। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य,
आंसर होगा 2022। चुनाव है का 2022 सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य। दो 2022 हर परिवार को बिजली, हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन एवं एलपीजी कनेक्शन 2022 सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य, सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य। 2022 सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य, सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य 2022। लिख लिया है? बढ़िया, बहुत महत्वपूर्ण है, भूलिएगा मत। अगला, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा करने का लक्ष्य। वहां नहीं चुनाव है तब 2023 हर घर में नल से जल, हर घर में नल से जल, आप कह सकते हैं स्वच्छ जल आपूर्ति, स्वच्छ जल आपूर्ति, इसका लक्ष्य रखा है 2024। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य। दो 2025 विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य। 2025 मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य, मवेशियों में फुट एवं माउथ रोग, खुरपका मुंहपका होता है ना मवेशियों में, तो फुट एवं माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य, खत्म करने का लक्ष्य। 2025 भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। दो 2025 क्लियर हुआ? बढ़िया, हटा दें बोर्ड से।
नहीं मिटाएंगे भाई। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, यानी किसी घर टीबी न रहे, टेलीविजन न रहे। टीवी नहीं, टीबी ना। हाँ, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य। दो 2025 भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 उन्मूलन का लक्ष्य 2030। और लास्ट 100% इलेक्ट्रिक वाहन कार्य का लक्ष्य। 100%, यानी ये सब के सब खत्म, पेट्रोल और डीजल। 100% इलेक्ट्रिक वाहन, 100% इलेक्ट्रिक वाहन कार का लक्ष्य 2030। तो चलें एक और लास्ट में चलते हैं अयोध्या भगवान श्री राम के पास, और वहीं से बाबू इस क्लास को खत्म करते हैं। आइएगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा। ट्रस्ट की घोषणा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा। क्लियर है? बढ़िया, आते हैं। यह ट्रस्ट बना हुआ है, बना है 5 फरवरी 2020। 5 फरवरी 2020। नाम दिया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। नाम इसे क्या दिया गया है? नाम दिया गया है इस ट्रस्ट को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। बोलो हाँ। और साथ ही ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। किसी सरकार का इस पर कोई अधिकार नहीं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। इसमें 15 ट्रस्टी होंगे। 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से होगा। एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से। हमेशा दलित समाज से होगा। जो ट्रस्ट का अध्यक्ष हैं, ट्रस्ट का अध्यक्ष जिन्हें बनाया गया है, ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। और जबकि महासचिव हैं चंपत राय। महासचिव बनाया गया है इस ट्रस्ट का चंपत राय। महासचिव बनाया गया है इस ट्रस्ट का चंपत राय।
और दलित सदस्य के रूप में बिहार के कामेश्वर चौपाल को चुना गया है। जो एक ट्रस्टी दलित समाज से हैं, उनका नाम है, बिहार के हैं कामेश्वर चौपाल, कामेश्वर चौपाल। और ये दलित समाज से आते हैं, एक ट्रस्टी है, 15 में से एक ट्रस्टी ये भी हैं जो कि हैं बिहार से, जो कि हैं बिहार से। जो कि हैं बिहार से। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इनको नोट्स बनाइएगा, इन्हें कई बार रिवीजन करेंगे तब ये दिमाग पर आएंगे। ये जीएस, जीके और करंट अफेयर्स, ये तीनों हिस्सों को संभालेंगे। क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद।